हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर लूप की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक क्वेश्चन से। आ, एक टास्क आप कंसिडर करो जिसमें आपको 5 इंटीजर को प्रिंट करना है और लेट्स से फर्स्ट 5 इंटीजर को प्रिंट करना है। तो आप कैसे करोगे? आप लिखोगे प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, प्रिंट 5 और फिर इसको रन कर दोगे तो आपको आउटपुट में 1 to 5 इंटीजर्स मिल जाएगा। बट अगर मैं पूछूँ आपको कि आप यही टास्क अगर 9000 इंटीजर्स अगर मैं बोलूँ तो कैसे करोगे? तो आप क्या 9000 टाइम्स ऐसे प्रिंट लिखते जाओगे? सो यहाँ पे हमें हेल्प करेगा लूप। सो पाइथन में ये टास्क आप सिर्फ 2 लाइन से कर सकते हो। क्या करना है आपको? फॉर आई इन रेंज 100 प्रिंट i+1 और जैसा कि आप देख पा रहे हो आउटपुट में आ रहा है 1 to 100 नंबर्स। सो अब समझते हैं कि लूप होता क्या है और पर्टिकुलरली फॉर लूप कैसे हमें हेल्प करता है बहुत सारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। सो फॉर्मली अब शुरू करते हैं। तो ये एक मोटिवेशन मिल गया होगा आपको कि जो काम अगर आप ये फॉर लूप का यूज़ नहीं करते तो आपको 9000 टाइम्स प्रिंट लिखना पड़ता और यहाँ पे आप सिर्फ एक बार प्रिंट लिख के सेम टास्क अचीव कर पा रहे हो। राइट, यहाँ पे मैंने 100 तक प्रिंट करवाया, पहले 100 की जगह मैं 9000 लिखूंगा तो भी ये वर्क करेगा। ओके, सो अब इसको फॉर्मली समझते हैं। फॉर लूप है क्या, उसके सिंटेक्स क्या है। सो सबसे पहले तो फॉर लूप का ऑब्जेक्टिव क्या है पाइथन के केस में। सो फॉर लूप इज सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि इट इज़ यूज टू इटरेट ओवर अ सीक्वेंस। और सीक्वेंस में कुछ भी हो सकता है। ये डेटा स्ट्रक्चर्स है पाइथन के, ये हम जल्दी पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट यूनिट में। लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर है। स्ट्रिंग हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। राइट, सो ये इन सबको इटरेट करने के लिए हम लूप का यूज़ करते हैं। सो एक एग्जांपल देते हैं तो आपको पता चलेगा और अच्छे से। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिया हुआ है एंड फॉर एक्स इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग वी आर गोइंग टू प्रिंट एक्स। तो आप आउटपुट में देख पा रहे हो कि इंडिविजुअल कैरेक्टर्स यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं ये बनाना के। राइट, सो फॉर्मल सिंटेक्स ये है, फॉर एलिमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन सीक्वेंस देन यू नीड टू पुट दिस कॉलन और फिर इंडेंटेशन आएगा। इंडेंटेशन क्या है वो मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में आपको बताया हुआ है। और यहाँ पे एलिमेंट जो है वो पर्टिकुलर एक वेरिएबल है जो वैल्यू लेगा सीक्वेंस के हर एक आइटम की, राइट, या हर एक ऑब्जेक्ट की। राइट, सो इन ईच इटरेशन द वेरिएबल एलिमेंट इज असाइंड टू द वैल्यू ऑफ आइटम विद इन द सीक्वेंस and the loop will iterate until it reaches the final item in the sequence. So ये कब तक चलता रहेगा? जब तक सीक्वेंस की हर एक आइटम ख़त्म नहीं हो जाती। राइट, एंड यहाँ पे और एक एडवांटेज क्या है कि ये एलिमेंट को आपको एलिमेंट अगर फिर से एक वेरिएबल है उसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। राइट, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक्स को डिफाइन नहीं किया फिर भी ये वर्क कर रहा है। राइट, सो अब एक और इंटरेस्टिंग फंक्शन जो ज़रूरी है लूप के लिए उसको समझते हैं। इसका नाम है रेंज। राइट, सो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका ये समझते हैं। टू लूप थ्रू अ सेट ऑफ कोड स्टेटमेंट्स अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स वी कैन यूज दिस रेंज फंक्शन। एंड लेट्स से मैंने रेंज के लिखा है, उसका मतलब है वैल्यूज जाएगी 0 to k-1, नॉट 0 to k। ये ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, फॉर j इन रेंज 10 प्रिंट j। तो आप आउटपुट में देख पा रहे हो नंबर्स जा रहे हैं 0 to 9 तक। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मैं यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट प्रिंट कर सकता हूँ। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ यहाँ पे मैं कुछ और प्रिंट करूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से प्रिंट अलॉन्ग विद जे आई एम ऑल्सो प्रिंटिंग लेट्स से j+1। ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे टोटल 10 टाइम्स फ्रॉम 0 to तो आप देख पा रहे हो अभी 0 1 दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू j इज इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, j की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 2 मिले, फिर 2 3 मिले, राइट, सो ऑन एंड सो फोर्थ, देन 3 4 मिले, देन 4 5 मिले। राइट, सो ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप ये यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हो लूप की बॉडी में। राइट, आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हो और ये सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे जब तक आप ये रेंज में हो। जैसे ही ये रेंज ख़त्म हो जाएगी, राइट, जैसे ही जे की वैल्यू 10 होगी आप ये इस लूप से बाहर आ जाओगे। सो अगर मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है लेट्स से ये, अब मैंने इंडेंटेशन हटा दिया तो अब ये जो स्टेटमेंट होगा वो एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। सो सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट और यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ मैं लेट्स से प्रिंट डन। सो डन एक ही बार आना चाहिए, ठीक है, जब हम लूप से बाहर निकलते हैं। तो आप देख पा रहे हो एक ही बार हम बाहर निकले तब
ये डन आ गया। और एक चीज़ यहाँ पे, ये वेरिएबल से घबराने की ज़रूरत नहीं, इसका नाम आप कोई भी दे सकते हो। जे की जगह के भी दे सकता हूँ, तो ये इसको रिप्लेस कर दूंगा के, और या इसको, ये तो वैसे ही मैंने लिखा था, तो इसको भी हटा सकता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे वेरिएबल का नाम में कुछ मतलब कुछ मुझे रूल्स फॉलो करने, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई मीनिंगफुल नेम भी यहाँ पे दे सकता हूँ, राइट, इट्स अप टू मी। ओके, अब रेंज फंक्शन को डिटेल में समझते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है 0 और हम जा रहे हैं अप टू जो भी यहाँ पे मेंशनड है -1 उस वैल्यू तक। बट लेट्स से मुझे स्टार्ट करवाना है 2 से, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक और एडिशनल पैरामीटर में रख सकता हूँ, और वो फर्स्ट पैरामीटर डिनोट करेगा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, सेकंड पैरामीटर डिनोट करेगा मैं कहाँ पे एंड करूँगा, और एक्सक्लूडिंग दैट नंबर ऑफ कोर्स। तो जैसे कि यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ जे, एंड आई एम स्टार्टिंग माई वैल्यू फ्रॉम 2 एंड आई विल एंड एट 8 नॉट 9। 9 प्रिंट नहीं होगा, तो आप देख पा रहे हो 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने जो इंक्रीमेंट किया है वो 1 का किया है, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया। पर अभी मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे इंक्रीमेंट 2 का नहीं, सॉरी इंक्रीमेंट 1 का नहीं, पर 3 का चाहिए। तो एक और एडिशनल थर्ड पैरामीटर मैं ऐड कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिखा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम 2 गोइंग अप टू 9 एक्सक्लूडिंग 9 एंड इंक्रीमेंट वैल्यू इज़ 3 और स्टेप साइज इज़ 3। सो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, तो आप देख पा रहे हो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 2, 2 + 3 इज़ 5, सो नेक्स्ट एलिमेंट मेरा आ गया 5, 5 + 3 इज़ 8, तो नेक्स्ट एलिमेंट आ गया 8। अब और +3 करूँगा तो ये रेंज के बाहर चला जाएगा, तो वो प्रिंट नहीं होगा, राइट। सो ये रेंज फंक्शन के बारे में ये चीज़ें आपको ध्यान में रखते हैं। बेसिकली ये जेनरिक टेम्पलेट हो गया। अगर आप एक ही वैल्यू लिख रहे हो तो वो डिनोट, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड गोइंग अप टू 10, राइट, एक्सक्लूडिंग 10। सो इसको मुझे लिखना हो तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, बोथ ऑफ दिस विल गिव मी द सेम आंसर, राइट। इसको मैं एग्जीक्यूट करूँ या मैं 10 को एग्जीक्यूट करूँ, राइट, दोनों के केस में आंसर सेम ही आना चाहिए, राइट। यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, एक मिनट में देखता हूँ। हाँ, एरर ये है कि यहाँ पे कॉलन नहीं था, सिर्फ कॉमा था, राइट। सो अब मैं इसको फिर से रन करूँगा तो सही आंसर आ जाना चाहिए, राइट। आप देख पा रहे हो 0 to 9 जा रहा है, ठीक है। अब मैंने एक और ऐड करूँगा थर्ड पैरामीटर। सो लेट्स से ये मैं 4 दे रहा हूँ, तो ये 4 क्या डिनोट कर रहा है, स्टेप साइज। सो अब स्टार्ट करेंगे 0 से, 0 + 4 4, 4 + 4 8, 8 + 4 12, वो रेंज के बाहर चला गया तो वो प्रिंट नहीं होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक एल्स का भी यूज़ कर सकते हो आप। तो एल्स का यूज़ कब होगा, जैसे इफ़ के केस में हमने देखा था कि जब इफ़ की कंडीशन फॉल्स होती है तब आप एल्स वाले ब्लॉक में जाते हो। यहाँ पे भी ऐसा ही है, जब ये फॉर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जब आप ये रेंज के बाहर चले जाओगे, तो रेंज के बाहर कब जाओगे, जब एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी, राइट, तब आप एल्स में जाओगे और एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि जब भी ये एक्स की वैल्यू 3 होगी तब आप एल्स वाले ब्लॉक में जाओगे और आप प्रिंट करोगे प्रिंटिंग डन। और नेस्टिंग का यूज़ भी कर सकते हैं। तो क्या मोटिवेशन है नेस्टिंग का, तो जैसे कि एक टास्क मैंने पूछा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ 3 एग्जाम्स फॉर 10 स्टूडेंट्स। सो इसमें क्या है कि लेट्स से मैं कोई कोर्स ले रहा हूँ जिसमें मैंने 3 एग्ज़ाम्स मैंडेटरी रखी हुई है, और आपको क्या करना है, जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सबको ये 10 एग्ज़ाम्स देना ज़रूरी है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक मैंने आउटर फॉर लूप रखा स्टूडेंट्स के लिए। सो स्टूडेंट्स की रेंज ये हो गई 1 to 11, एक्सक्लूडिंग 11 मतलब 1 to 10 हो जाएगा। और हर एक स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम देनी है। कितनी एग्ज़ाम्स हैं, 3 एग्ज़ाम्स हैं, 1 to 4। और फिर मैंने ये कॉम्बिनेशन प्रिंट कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन प्रिंट कर दिया कि स्टूडेंट एग्ज़ाम का क्या कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि सारे कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे आ गए। टोटल यहाँ पे 30 कॉन्फ़िगरेशंस आएंगे, बिकॉज 10 स्टूडेंट्स है और हर एक स्टूडेंट 3 एग्ज़ाम देगा। तो ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे प्रिंट हो गए। तो अब एक मोटिवेशन समझते हैं कि ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, फॉर लूप का यूज़ होगा कैसे। सो एक टास्क में देता हूँ, लेट्स से टास्क ये है कि आपको 1 to 10 जो इंटीजर्स है उनका समेशन निकालना है, राइट। तो आप क्या करोगे, आप शुरू करोगे 1 से, 1 को 2 में ऐड किया और आपको आंसर मिला 3। 3 को आपने कहीं आपके माइंड में स्टोर करवाया और अब आप नेक्स्ट इंटीजर पे गए, वो है 3, और 3 को 3 में ऐड कर दिया, आपने बोला अब 6 आया। फिर आप नेक्स्ट इंटीजर पे जाओगे और प्लस करोगे 4, 6 + 4 10, ऐसे ऐसे आप आगे करते जाओगे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप रिपीटेटिव टास्क कौन सा है यहाँ पे, हर बार आप क्या कर रहे हो, 2 चीज़ें आप रिपीट कर रहे हो। एक जो इंटरमीडिएट रिजल्ट आ रहा है उसको आप स्टोर करवा रहे हो अपने माइंड में कहीं, और जो नेक्स्ट इंटीजर है उसको फिर ऐड करवा रहे हो आप, और वापस से आप ये स्टेप्स रिपीट कर रहे हो। जो नई वैल्यू आई उसको स्टोर करवाई, नेक्स्ट इंटीजर को ऐड किया,
फिर से नई एडिशन के बाद जो नई वैल्यू आई उसको स्टोर करवाया माइंड में कहीं, और जो नेक्स्ट इंटीजर है उसको ऐड किया। सो ये रिपीटेशन है। ऐसे टाइप के टास्क बहुत आ सकते हैं हमारे रियल वर्ल्ड में, एज वेल एज हम जब कोडिंग करेंगे तब ये मतलब इसमें हो क्या रहा है, टास्क रिपीटेटिव है, बट जो इनपुट वैल्यूज़ है, जिस वैल्यूज़ पे ये टास्क हो रहे हैं वो वैल्यूज़ चेंज हो रही है, राइट। ये की है, मतलब वैल्यूज़ चेंज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर बार आप 5+3 कर रहे हो, 5+3 हर बार कर रहे हो तो एक ही बार करने की ज़रूरत है, राइट। पर अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले आपने 1+2 किया, फिर आंसर 3 आया, 3 में आपने 3 को ऐड किया, आंसर 6 आया, 6 में आपने 4 को ऐड किया, आंसर 10 आया, 10 में आपने 5 को ऐड किया, आंसर 15 आया। वैसे करके मतलब इंटरमीडिएट वैल्यूज़ चेंज हो रही है, मतलब जिस पे आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो वो वैल्यूज़ चेंज हो रही है, और अंडरलाइंग ऑपरेशंस आपके रिपीटेटिव मैनर के हैं, तब लूप का यूज़ सेंस बनता है। तो ये जो मैंने आपको प्रोग्राम दिया अभी, कि प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ फर्स्ट 10 इंटीजर्स, राइट। अब ये तो मैंने जस्ट आपको टास्क दिया था कि मतलब आप इसको सोचो कि कैसे करोगे। सेम चीज़ अब हम ट्रांसलेट करेंगे पाइथन प्रोग्राम में, कि ये चीज़ हम कैसे करें पाइथन में, राइट। सो हम कैसे शुरू करेंगे, इनिशियली हमारा माइंड एम्प्टी है, हमने अभी कुछ शुरू नहीं किया, तो हम बोलेंगे कि अभी तक मैंने कोई नंबर नहीं देखा, तो सम की वैल्यू 0 है। अब मैं क्या करूँगा, बारी बारी से एक एक नंबर देखता जाऊँगा और उसको मैं सम में ऐड करता जाऊँगा। लेट्स से सबसे पहले मैंने देखा i = 1, तो मैं क्या करूँगा, सम = सम प्लस i, डू एग्री। सो अब क्या होगा कि जो इंटरमीडिएट रिजल्ट 1 आया वो सम करके एक वेरिएबल जो मैंने डिफाइन किया है उसमें स्टोर हो गया। अब नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, नेक्स्ट इंटीजर में दूंगा, ये फॉर लूप चल रहा है, तो पहले i की वैल्यू 1 थी, अब i की वैल्यू हो जाएगी 2। सो अब मैं क्या करूँगा, मेरा सम की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, 1 में मैं 2 को ऐड करूँगा, तो इंटरमीडिएट रिजल्ट आया मेरा 3। अब इंटरमीडिएट रिजल्ट में मैं नेक्स्ट इंटीजर को ऐड करूँगा जो है 3, और नेक्स्ट इटरेशन में इंटरमीडिएट रिजल्ट में मैं ऐड करूँगा 4, इंटरमीडिएट रिजल्ट में ऐड करूँगा 5। ऐसा मैं करता जाऊँगा जब तक मेरा ख़त्म नहीं हो जाता रेंज है मेरी कहाँ तक की, 11 तक की, तो आप जाओगे 10 तक। तो जब ये 10 बार इटरेट हो जाएगा तब बेसिकली क्या होगा कि आपने 1 to 10 का समेशन निकाल दिया होगा, तो तब सब में जो वैल्यू होगी वो करेक्ट आंसर होगा। तो अब मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ तो मुझे करेक्ट आंसर मिल रहा है, बिकॉज वी नो दैट सिग्मा 10 समेशन ऑफ फर्स्ट 10 इंटीजर इज नथिंग बट n into n+1 divided by 2। हियर n इज नथिंग बट 10, so 10 into 11 divided by 2 which is nothing but 55। so ये करेक्ट है। सो होपफुली आपको मोटिवेशन समझ में आया होगा। यहाँ पे अंडरलाइंग ऑपरेशन आप देख पा रहे हो कि एडिशन का ऑपरेशन रिपीटेटिव मैनर का है, तो उसको मैंने ये लूप की बॉडी के अंदर रखा हुआ है, बट डेटा चेंज हो रहा है। आप देख पा रहे हो कि इनिशियली 1 था, फिर 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, राइट। सो डेटा चेंज हो रहा है और रिपीटेशन है, तब आपको लूप का यूज़ करना है। थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वाइल लूप।